नमो नमः मित्रों। व्यंजन संधि के भाग 2 में मैं रवि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यंजन संधि के भाग 1 में हमने व्यंजन संधि के परिभाषा के विषय में जाना, व्यंजन संधि के उन चुने हुए अंशों के विषय में जाना जिनको हमने इस वीडियो के लिए चुना है, जो कि छात्रों के लिए परीक्षा उपयोगी भी है और स्वयं के लिए भी उपयोगी है। प्रथम वीडियो में हमने उन चुने हुए अंशों में से 5 अंशों का अध्ययन किया और शेष 4 अंशों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर से हम अपने चुने हुए अंशों को देखेंगे कि वो कौन कौन से संधि के भाग थे व्यंजन संधि के जिनको हमने चुना अध्ययन के लिए। वो इस प्रकार है: श्रुतु संधि, श्रुतु संधि, जस्तु संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार संधि, छत्तु संधि, परसवर्ण संधि, तुगागम संधि और अनुनासिक संधि। मित्रों, इसके प्रारंभ के 5 भेदों को हमने प्रथम वीडियो में जान लिया था। अंत के 4 भेदों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जो कि है छत्तु संधि है, परसवर्ण है, तुगागम है और अनुनासिक संधि है। तो आइए क्रमशः उनका अध्ययन करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हम छत्तु संधि। छत्तु संधि कहा जाता है पदान्ते स्थितस्य वर्गीय प्रथम व्यंजनात् परस्य शकारस्य विकल्पेन छकारः भवति, किंतु शकारात् परे स्वराः य व र ल अथवा वर्गस्य पंचमः वर्णः भवेत्। अर्थात पद के अंत में, अर्थात शब्दों के अंत में यदि देखिए व्यंजन है, उसको अगर पदांत कहते हैं तो उसका तात्पर्य है कि उसके बाद कोई स्वर नहीं है, वो हलंत वर्ण होगा। तो उस पदांत में स्थित वर्गीय प्रथम व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ण हो, और उसके बाद यदि श हो, शकार का तात्पर्य तालव्य शकार, तालव्य श हो, तो विकल्प से उस श के स्थान पर छ हो जाता है। विकल्प का तात्पर्य होता है ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और ना भी करें तो भी उत्तर गलत नहीं होता। लेकिन ये कब होगा कि शकार के बाद जिस श के स्थान पर हमें छ करना है, उस श के बाद में या तो कोई स्वर हो, या य व र ल इन 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो, या फिर वर्ग का पंचम वर्ण होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है ङ य ण न म, उनमें से कोई भी एक वर्ण श के बाद होना चाहिए, तभी श के स्थान पर हम छ करेंगे, जो कि विकल्प से होना है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है वाक शरह। संधि का नियम कहता था कि यदि वर्ग का प्रथम अक्षर है तो यहाँ पर क है, उसके बाद में श होना चाहिए, तालव्य शकार होना चाहिए, तो वो भी हमारे पास है, और उस श के पश्चात भी कोई स्वर या वरला या फिर वर्ग का अंतिम वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर अकार अर्थात स्वर है। तो इस नियम के अनुसार हम श के स्थान पर कर देंगे छ, तो बनेगा वाक प्लस छ प्लस अरह, और मिलाएंगे तो बनेगा वाक क्षरह। यदि हम इस विकल्प को नहीं करते, अर्थात ये संधि नहीं करते हैं, तो बनेगा वाक क्षरह। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। तत् प्लस शिवः, देखिएगा श के बाद स्वर है, इसलिए तत्शिवः। प्रश्न यहाँ ये हो सकता है कि हमारे पास तत् था, बाद में शिव था, तो श के स्थान पर हमने छ कर दिया, लेकिन ये बीच में च कहाँ से आया? तो इसका उत्तर देना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर जो त है उसके बाद में श है और छ करने के बाद छ आ जाएगा। तो श्रुतु संधि में हमने पढ़ा था कि यदि तवर्ग के बाद श अथवा चवर्ग का कोई वर्ण हो तो तवर्ग के स्थान पर भी चवर्ग ही कर देते हैं। तो इसी आधार पर हम त के स्थान पर भी च कर देंगे, तो बनेगा तच्छिवः। इसी प्रकार मृत प्लस शकटिकम से बनता है मृत शकटिकम। तत् प्लस श्रुत्वा से तत्श्रुत्वा, देखिएगा यहाँ पर श्रुत्वा में श के बाद र है, जो कि यवरल के अंतर्गत आता है, तो उस आधार पर हमने श के स्थान पर छ कर दिया, तो बना श्रुत्वा। तो तत्श्रुत्वा। विट शंकरः का बन जाएगा विट शंकरः। एतत् श्मशानम का बन जाएगा एतत् श्मशानम। वाक शस्त्रम का बनेगा वाक शस्त्रम इत्यादि। आइए अगली संधि की ओर चलते हैं। परसवर्ण संधि। इसमें 3 नियम बताए गए हैं। अनुस्वारस्य वर्गीय व्यंजने परे स्वस्य वर्गस्य पंचमः वर्णः आदेशः भवति। अर्थात
अनुस्वार, अनुस्वार का तात्पर्य आप समझते हैं, ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। कि अनुस्वार के बाद में यदि वर्ग का, वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्ग हमने 5 बताए हैं आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग और त वर्ग। तो इन 5 वर्णों का वर्गीय व्यंजन के बाद में होने पर, इनमें से कोई भी वर्ग का कोई भी वर्ण यदि अनुस्वार के बाद में है तो उस अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले ही वर्ण के वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है, यानी अनुस्वार के स्थान पर उसका वर्ण हो जाएगा। दूसरा नियम है, यदि अनुस्वारस्य परे य व ल भवति चेत तस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन यम रम और लम भवति। ऊपर कहा गया था वर्गीय व्यंजन बाद में होने पर अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि यदि अनुस्वार के बाद में य व ल इन तीनों वर्णों में से अगर कोई वर्ण होता है तो उन तीनों अनुस्वार के स्थान पर यम रम और लम, इन तीनों में से कोई भी, यदि बाद में यह है तो यम हो जाएगा, वह है तो अनुस्वार के स्थान पर रम हो जाएगा, और ल है तो अनुस्वार के स्थान पर लम हो जाएगा। लेकिन ये होगा विकल्प से, मीन्स इसको हम न भी करें तो भी उत्तर गलत नहीं होता। तीसरा नियम है तवर्गात परे, तवर्ग त थ द ध न, ये 5 वर्ण होते हैं उसमें, उनके बाद यदि ल सति, तवर्गात परे ल सति त थ द ध एतेषां स्थाने तु ल भवति तथा च न स्थाने लम भवति। अर्थात तवर्ग वर्ण, तवर्ग के जो 5 वर्ण होते हैं उन 5 वर्णों के बाद में यदि ल आता है तो उन 5 वर्णों में से 4 वर्णों के, अर्थात त थ द ध के स्थान पर तो ल हो जाता है, बाद में ल होने पर उनके स्थान पर भी ल हो जाएगा। यदि न हो तो वहाँ पर होगा लम। आइए उदाहरणों से समझेंगे इन तीनों नियमों को हम। अम प्लस कितः, देखिएगा अनुस्वार है, ऊपर बिंदी लगी, इसको अनुस्वार कहते हैं हम, और अम के पास कितः है तो इस अनुस्वार के बाद में वर्ग का प्रथम अक्षर क है, तो इसी आधार पर क वर्ग का ही अंतिम अक्षर अनुस्वार के स्थान पर हम कर देंगे तो बनेगा अ प्लस ङ प्लस कितः, मिलाएंगे बन जाएगा अंकितः। अन्य उदाहरण देखेंगे, मुम प्लस चति, अब आप देखेंगे अनुस्वार के बाद च है तो अनुस्वार के स्थान पर यह हो गया, बन जाएगा मुंचति। कम पते, कम अनुस्वार के बाद प है तो अनुस्वार के स्थान पर म कर देंगे तो कम पते। मुम प्लस डनम में अनुस्वार के स्थान पर न हो जाए क्योंकि बाद में ड है तो मुंडनम। सम प्लस यमः, अब यहाँ पर दूसरा नियम था हमारा कि यदि अनुस्वार के बाद य र या ल में से कोई वर्ण होता है तो अनुस्वार के स्थान पर हम परिवर्तन करेंगे, तो वो जो इस प्रकार है कि अनुस्वार के स्थान पर हमने यम कर दिया क्योंकि बाद में यह था, चूँकि ये विकल्प से होता है तो अगर नहीं भी करते तो बनेगा संयमः। इसी प्रकार सम प्लस वत्सरः, अनुस्वार के बाद वह है तो अनुस्वार के स्थान पर वम कर देंगे तो सम वम वत्सरः, वत्सरः बनेगा, और ना करें तो बनेगा संवत्सरः। इसी प्रकार तीसरा नियम कहता है कि यदि तवर्ग के बाद ल हो तो उसके स्थान पर भी ल हो जाता है। तो देखिएगा उद प्लस लेखः, द तवर्ग में आता है, बाद में ल है इसलिए द के स्थान पर भी ल बन जाएगा, बनेगा उल्लेखः। तत् प्लस लीनः, त तवर्ग के अंतर्गत आता है, बाद में ल है तो त के स्थान पर भी हम ल कर देंगे, बनेगा तल्लीनः। और पठन प्लस लिखति, क्योंकि वहाँ कहा गया था यदि न हो और बाद में ल हो तो न के स्थान पर लम कर देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा पठल्म लिखति इति। आइए अगली संधि की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तुगागम संधि। तुगागम कहती है कि ह्रस्व स्वरात् छकारे परे तयोर मध्ये तकारागमः भवति यदि पूर्व पदस्य अन्ते दीर्घस्वर चेत तुगागमः विकल्पेन भविष्यति। यहाँ कहा जा रहा है कि ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर आप समझते ही हैं, आपने वर्णमाला में देखे थे, ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं, छोटे स्वरों को। तो ह्रस्व स्वर के बाद में यदि छ है, छ वर्ण आता है तो उन दोनों के बीच में, अर्थात ह्रस्व स्वर और छ के बीच में तकार का आगम हो जाता है, यही तुगागम संधि है। लेकिन यदि पूर्व पदस्य अंते, अभी हमने कहा था ह्रस्व स्वर होना चाहिए, लेकिन उसी पद के अंत में यदि ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ स्वर होगा तो ये तुगागम संधि विकल्प से होगी, अर्थात उसको कर भी सकते हैं और नहीं भी करें तो भी चलेगा क्योंकि ये वो ऑप्शनल है। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे।
वृक्ष प्लस छाया। तो आप देखते हैं वृक्ष का अंतिम वर्ण है अ, बाद में आ गया छ। संधि कहती है कि यदि ह्रस्व स्वर के और छ के बीच में तुगागम होता है तो छ और ह्रस्व स्वर है तो वृक्ष प्लस त प्लस छाया। अब श्रुत संधि के नियम यहाँ पर लागू हो जाते हैं कि यदि तवर्ग के बाद चवर्ग का कोई वर्ण हो तो तवर्ग के स्थान पर भी चवर्ग ही कर देंगे। तो तवर्ग का त प्रथम अक्षर है तो चवर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा च, तो बनेगा वृक्ष प्लस च प्लस छाया, मिलाएंगे तो बन जाएगा वृक्ष छाया। अन्य उदाहरण देखेंगे इनके। संस्कृत प्लस छात्रम, यहाँ भी देखिएगा ह्रस्व स्वर आ है, बाद में छ है तो बनेगा संस्कृत छात्रम। श्वेत छत्रम का बन जाएगा श्वेत छत्रम। मातृछाया का बन जाएगा मातृछाया। मानव प्लस छाया का बनेगा मानवच्छाया। कार्य प्लस छलम का बन जाएगा कार्यच्छलम। वृक्ष प्लस छेदः का बनेगा वृक्षच्छेदा। ये तो था ह्रस्व स्वर का। अब दीर्घ स्वर का देखते हैं। पदवी प्लस छात्रा। अब यहाँ पर देखिएगा व में अंतिम वर्ण जो ई है वो दीर्घ ई है, तो दीर्घ स्वर होने के कारण से यहाँ पर जो तकागम होगा वो विकल्प से होगा। तो अगर करते हैं तो बनेगा पदवी छात्राः और नहीं करते हैं तो बनेगा पदवी छात्राः। इसी प्रकार मात्रा छंदः का मात्रा छंदः और नहीं करते हैं तो बनेगा मात्रा छंदः। आइए अगली संधि की ओर हम चलेंगे जो कि है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का नियम है वर्गीय व्यंजनानां परे यदि अनुनासिकः वर्णः भवति तर्हि तेषां स्थाने अनुनासिकं विकल्पेन भवति, परं यदि परे प्रत्ययानाम् अनुनासिकः वर्णः भवति तदा नित्यम अनुनासिकं भविष्यति। यहाँ देखिएगा अनुनासिक को जानना हमारे लिए आवश्यक है। अनुनासिक का तात्पर्य होता है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। ङ, य, ण, न और म, ये सभी वर्ण पांचों वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि वर्गीय व्यंजनानाम परे, अर्थात वर्गों के व्यंजन जो होते हैं 25 5 वर्ग है 25 वर्ण है, उन वर्णों के बाद में यदि अनुनासिक वर्ण हो तो तेषाम स्थाने अनुनासिकम विकल्पेन भवति। तो उन वर्णों के वर्गीय व्यंजनों के स्थान पर भी हम अनुनासिक वर्ण यानी उन्हीं के वर्ग का अंतिम वर्ण कर देंगे। लेकिन अगर बाद में वो अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का है, अनुनासिक वर्ण यदि प्रत्यय का है तो ये अनुनासिक नित्य होगा। ऊपर हमने कहा विकल्प से होगा, लेकिन अगर वो प्रत्यय का है तो वो नित्य है ना, वो होगा, करना कंपलसरी हो जाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। दोनों का उदाहरण यहाँ दिया गया है। पहला जिसमें शब्द का अनुनासिक वर्ण है तो षड प्लस मुखम। अब आप देखते हैं कि मुखम का प्रथम अक्षर म है जो कि अनुनासिक है, और षड में ड जो है वर्गीय व्यंजन है, तो वर्गीय व्यंजन के स्थान पर भी हम उसका अंतिम वर्ण कर देंगे। तो ड का अंतिम वर्ण होगा ण, तो षण प्लस मुखम मिलाएंगे षणमुखम। चूँकि ये विकल्प से होता है तो यदि नहीं करें तो बनेगा षडमुखम। इसी प्रकार प्रत्यय के अनुनासिक वर्ण का नियम वाग प्लस मयम। अब हम देखेंगे मयम जो है एक मयट प्रत्यय का रूप है और मयट का म अनुनासिक वर्ण है, तो इसमें विकल्प जो नहीं होगा और शाश्वत रूप से यहाँ पर अनुनासिक वर्ण करेंगे। तो ग के स्थान पर हम कर देंगे ङ, तो बनेगा वा प्लस ङ प्लस मयम मिलाएंगे बन जाएगा वांगमयम। इसका कोई विकल्प नहीं है। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। वाग प्लस मूलम वांगमूलम, चूँकि विकल्प से है तो वाग्मूलम भी बन सकता है। इसी प्रकार षड प्लस मयूखा षण्मयूखा, चूँकि विकल्प से है तो बस षड्मयूखा भी बन सकता है। और प्रत्यय वाले अनुनासिक वर्ण का नियम तद प्लस मयः, यहाँ पर द के स्थान पर न कर देंगे तन्मयः, और अपमयम का बनेगा अमयम। तो ये थी हमारी व्यंजन संधि। आशा है आपके लिए ये लाभदायक रहे। आपसे फिर से मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जिनके लिए उपयोगी हो, वो उनका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।